द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन शोन इन द गिवन डायग्राम इज सीन इन। दिए हुए डायग्राम में जो प्लेसेंटेशन का मतलब होता है जरायु विन्यास या बीजांड विन्यास, ठीक है, वो किसका है ये हमें बताना है। अगर हम बात करें प्लेसेंटेशन की, तो प्लेसेंटेशन में जरायु विन्यास बीजांड विन्यास में क्या होता है कि जो ओवेरी होती है ना, ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स या सीड का अरेंजमेंट है ना, बाद में सीड बन जाएंगे फ्रूट में और पहले रहेंगे ओव्यूल, तो ओव्यूल या सीड की व्यवस्था क्या कहलाता है, प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं, है ना। अगर हम पहला प्लेसेंटेशन की बात करें तो पहला होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सीमांत, मार्जिनल जरायु विन्यास हिंदी में बोलते हैं सीमांत, जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक रेखा में, एक लीनियर वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। उदाहरण होता है पी, है ना, पी, वीन्स वगैरह। दूसरा अगर हम बात करें इसके, तो हम बात करेंगे दूसरा है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स और सीड होते हैं वो ओवेरी के सेंटर में अरेंज होते हैं। कहाँ होते हैं, ओवेरी के सेंटर में। ये दिया हुआ डायग्राम फ्री सेंट्रल का ही है, इसमें कोई भी सेप्टा यानी कि भित्ति से विभाजित नहीं होते हैं। तो फ्री सेंट्रल में अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमारे पीएम मोदी जी, है ना, पीएम डेली फ्री, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमारे मोदी जी पीएम हमेशा देश की सेवा करने के लिए डेली फ्री है, रोज फ्री है। तो पी से है प्राइम रोज और डी से डेली से डायंथस, ठीक है। तो फ्री सेंट्रल के दो उदाहरण है, प्राइम रोज और डायंथस। तो हमें इसमें यही पूछा था दिया हुआ डायग्राम किसका है और उसका एग्जाम्पल से पूछ लिया। तो डायग्राम है फ्री सेंट्रल का, उदाहरण होता है डायंथस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डायंथस। अगर हम नेक्स्ट प्लेसेंटेशन की बात करें तो होता है आपका पेराइटल, ठीक है। पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करेंगे तो इसमें जो होता है कि एक और होता है एक्सियल, एक बेसल, ठीक है। बेसल होता है आधारीय, है ना। एक्सियल की बात करोगे तो एक्सियल और पेराइटल ऐसे होते हैं। पेराइटल का मतलब होता है कि जो ओवेरी की इनर वॉल होगी, ओव्यूल उससे जुड़े होते हैं, इनर वॉल से। और एक्सियल में ओव्यूल्स क्या, ओवेरी जो होती है वो क्या होती है कि विभाजित होती है और उसके सेंटर में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। जो एक्सियल टाइप का प्लेसेंटेशन है, केंद्रीय जरायु विन्यास, सेंट्रल जरायु विन्यास जो होता है वो किस में होता है, आपकी सिट्रस ग्रुप में। सिट्रस ग्रुप में होता है, सोलेनेसी फैमिली में होता है। तो इस जैसे टोमेटो हुआ, टोमेटो में देखना सेंटर की तरफ होते हैं। सिट्रस ग्रुप में भी जो ओव्यूल्स हैं और एक भाग होते हैं, कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, पर होते हैं सेंटर में, ठीक है। तो ये एक्सियल है। पेराइटल की बात करोगे तो पेराइटल होता है आपका क्रूसीफेरी फैमिली में, कद्दू वर्गीय फसलों में जो होता है वो पेराइटल टाइप का। ओव्यूल्स ओवरी की आंतरिक भित्ति पर लगे होते हैं। बेसल की बात करोगे तो ये एक स्पेशल टाइप का है जिसमें ओव्यूल्स बेस में रहता है। कैसा रहता है, ऐसा कुछ, है ना, बेस में अरेंज होता है। ये हमारा होता है आपकी कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली, जिसमें मैरीगोल्ड, सनफ्लावर आता है, और ग्रेमिनी यानी कि पोएसी जिसमें वीट, राइस वगैरह आते हैं, उन सब का जो प्लेसेंटेशन होता है वो बेसल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन है, डायंथस, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा फैमिली के फ्लोरल डायग्राम को दिया है। तो क्या दिखा है, द फ्लोरल डायग्राम शोन इन द गिवन डायग्राम कैन बी ऑफ। दिया हुआ जो डायग्राम है वो फ्लोरल डायग्राम किसका हो सकता है इन स्टेटमेंट के हिसाब से। तो अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, अ प्लांट दैट प्रोड्यूस अ केमिकल दैट कैन बी डिसरप्ट माइटोटिक स्पिंडल, दूसरा है डेडली नाइटशेड, तीसरा है इंडिगो फ्लोरा प्लांट और चौथा है पल्स प्लांट। अगर हम इन तीनों की बात करें तो डेडली नाइटशेड जो है वो हम एट्रोपा वेलोडोना को कहते हैं, एट्रोपा वेलाडोना, जो कि किस फैमिली का है, सोलेनेसी फैमिली का है, सोलेनेसी फैमिली का है, ठीक है। एट्रोपा वेलोडोना, इसको डेडली नाइटली सेड इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे सोलेनेसी फैमिली को नाइट सेड फैमिली कहते हैं, और इसको डेडली नाइट सेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको खाने से मौत हो जाती है, तो पॉइजनस होता है, इसकी जो बीन्स है वो पॉइजनस होती है, इसलिए इसको डेडली नाइट सेड कहते हैं।
इंडिगोफेरा जो प्लांट है सोर्स ऑफ डाई, कलर के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी फैबेसी कुल का है। अगर हम पल्स प्लांट की बात करें तो ये भी फैबेसी, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। राइट आंसर है अ प्लांट दैट प्रोड्यूस अ केमिकल दैट कैन बी डिसरप्ट माइटोटिक स्पिंडल। तो लिलिएसी फैमिली का ये फ्लोरल डायग्राम है, लिलिएसी, ठीक है। लिलिएसी फैमिली में कोल्चिसिन जो केमिकल है ना, वो कोल्चिसिन प्लांट से निकाला जाता है। वो क्या करता है, अपनी माइटोटिक, जब अपना सेल डिवीजन हो रहा है तो उस समय स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देता है। इससे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं हो पाता है, तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीप्लॉइडी किसकी वजह से होती है, तो कोल्चिसिन की वजह से होती है। अगर हम लिलिएसी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बात करें तो इसके उदाहरण को लेकर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उदाहरण के लिए एक ट्रिक बनाइए, जैसे हम कॉलेज, आपका स्कूल कभी भी जाते हैं तो 3 लोगों का अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, मतलब 3 का जो ट्राइपॉड होता है, बेस्ट फ्रेंड जैसे 3 लोग है ना, जैसे 3 इडियट उसमें, तो 3 लोगों में 2 लोग बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो 2 मिलकर तीसरे का बहुत मजाक उड़ाते हैं, तीसरे की बहुत ज़्यादा खिल्लियाँ उड़ाते हैं। तो ऐसे ही लिलिएसी फैमिली में क्या होता है, 3 का ग्रुप होता है, 2 उसमें बेस्ट फ्रेंड होते हैं, किसी तीसरे का मजे लेते हैं। तो 2 बेस्ट फ्रेंड कौन कौन से थे, एक थी लिली और एक था ट्यूलिप, है ना, एक थे लिली जी और एक थे टुल्लू भैया, यानी कि ट्यूलिप। अगर लिली की बात करें तो लिली को है मॉडलिंग करने का शौक, है ना, लिली मॉडलिंग करना चाहेगी, हीरोइन बनना चाहेगी, तो उसके लिए ग्लो होना चाहिए, है ना, ब्यूटी विथ ब्रेन, है ना, तो ये होना चाहिए। तो इसको मॉडलिंग करने के लिए क्या करती है, ये ग्लो करने के लिए, ग्लो से आ गया ग्लोरीसा और गार्लिक, ठीक है। तो ग्लो करने के लिए क्या करती है, एलोवेरा लगाती है और ऑनियन का रस लगाती है, इससे चेहरे पे क्या आती है, चमक आती है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो गया, लिली हो गया, ट्यूलिप हो गया, एलोवेरा हो गया, ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ग्लोरीसा हो गया, ठीक है। ग्लोरीसा, लिली, ट्यूलिप ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑनियन गार्लिक आपकी वेजिटेबल्स में आते हैं, एलोवेरा आपका एक मेडिसिनल प्लांट है ना। तो ये उसके उदाहरण हो गए। अगर हम बात करें इस 3 का क्या उपयोग है, तो इसमें हमेशा लिलिएसी फैमिली में जितने भी ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, ट्राइमेरस का मतलब होता है पेटल्स और सेपल्स, जो आपके कलर पंखुड़ियाँ हैं, जो हरी पत्ती जैसे फ्लावर के नीचे होती हैं, वो हमेशा 3 के या तो 3 होंगे या 3 का गुणज यानी कि मल्टीपल होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, ऐसे मल्टीपल में होंगे, तो हमेशा 3 के होते हैं। तो अगर इसके फ्लोरल फार्मूले की बात करोगे तो आपका जो है ना, इसमें जो है फ्लोरल फॉर्मूला अगर बनाओगे तो आपका हमेशा इसका 3-3 का पेयर आएगा, क्या आएगा, 3-3 का पेयर आएगा, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो इसमें एक कंडीशन होती है पेरियंथ। पेरियंथ का क्या मतलब होता है, जब आपका सेपल्स और पेटल्स जो है वो अलग अलग ना हो, वो मिक्स होके एक ऑर्गन बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेपल्स। क्या बोलते हैं, टेपल्स। और टेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं पेरियंथ, है ना। तो इसके अंदर पेरियंथ पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियो एक्टिवली एक्टिव गैसेज टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ CH4 इज शोन बाई, CH4 मतलब मीथेन है, तो मीथेन का कंट्रीब्यूशन 20% होता है। क्या होता है, मीथेन का कंट्रीब्यूशन 20% होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी CO2 है, ये मीथेन है ना, ये आपका N2O है, ये आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस की तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रीन हाउस एक इन्वायरमेंटल में अपना अर्थ सरफेस पे क्या होता है कि सनलाइट जो आती है वो इस अर्थ सरफेस के इन्वायरमेंट में ट्रैप हो जाती हैं और वो कंटिन्यूसली अपनी अर्थ सरफेस को हिट करते रहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए, इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर्स द कन्फर्मर्स आर शोन बाय द लेटर। एबायोटिक फैक्टर के लिए ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स होता है, उसके अनुसार ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कि ये कन्फर्मर्स जो हैं वो किसके द्वारा दर्शाया गया है, ABC के द्वारा। तो देखिए 2 होते हैं, एक होता है कन्फर्मर्स, एक होता है रेगुलेटर्स, ठीक है। तो कन्फर्मर्स और रेगुलेटर में अंतर क्या है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर नाम ही है उसका क्या,
जो अपने आप को रेगुलेट कर ले। तो इसके अंदर होम्योस्टेसिस है ना, होम्योस्टेसिस प्रोसेस होती है। होम्योस्टेसिस प्रोसेस का मतलब है होम्यो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी। बॉडी के तापमान और बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को हम इन्वायरमेंट के अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट रखना है हमें उसको। तो अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ तो हम उसको कांस्टेंट बनाने के लिए अपने अंदर भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में अगर उदाहरण की बात करोगे तो ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं वो आपके रेगुलेटर्स में आते हैं, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स की सक्सेस का कारण ही होम्योस्टेसिस है। जितने ये मैमल्स सक्सेस हैं, इतने डेवलप्ड है, उसका कारण ही है होम्योस्टेसिस। वो अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कर लेते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब ठंडी आती है तो हमारी बॉडी सीवरिंग करती है, कांपती है, तो वो क्या करते हैं कि ठंड में एनर्जी, ताकि हीट प्रोड्यूस हो, तो वो बॉडी एक मैकेनिज्म है। जब हमारी गर्मी आती है तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, तो वो क्यों होता है, ताकि हमारी बॉडी कूल हो जाए, ठंडी हो जाए, है ना। टेम्परेचर में 37 डिग्री सेल्सियस रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे होते हैं कन्फर्मर्स। अब कन्फर्मर्स क्या होते हैं कि उनके अंदर होम्योस्टेसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाती। वो क्या करते हैं, उस कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए कुछ जैसे कोई एक्टिवेशन कर देता है ना, कोई हाइबरनेशन कर लेता है, किसी की डायपोज कंडीशन आती है, तो इससे क्या करते हैं, वो अपने आप को इन्वायरमेंट की हार्मफुल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, बचाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो कन्फर्मर्स में आपका 99% एनिमल कन्फर्मर्स होते हैं, ठीक है, और नियरली ऑल, लगभग ऑल प्लांट्स भी किसके अंदर आते हैं, कन्फर्मर्स में आते हैं। 99% एनिमल और नियरली ऑल प्लांट्स क्या आते हैं, कन्फर्मर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन था। अगर कन्फर्मर्स की बात करोगे तो ये आपके कन्फर्मर्स हैं, ये आपके रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए आपका है जो कन्फर्मर्स बताता है। कौन बताता है, ए, ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो आपका पोलर बियर होता है वो एस्टिवेशन कंडीशन में जाता है, और जो आपका स्नेल्स वगैरह होते हैं वो हाइबरनेशन कंडीशन में जाते हैं। जू प्लैंकटन होते हैं, उनकी डायपोज कंडीशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जू प्लैंकटन अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सी रेस्टिंग स्टेज में जाते हैं, तो डायपोज स्टेज में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द following diagram shows the biomes distribution with respect to annual temperature and precipitation. Grassland, temperate forest and coniferous forest are represented respectively by। ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, ये क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग आपके डिजर्ट है ना, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, कॉनिफर्स है, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया। तो ईजी है, इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है और इसमें पूछ लिया जाएगा कि सही आंसर क्या है। तो बी, जो बी है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रासलैंड को, जो आपका डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट को, और जो आपका ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is true about the population growth curve shown in the figure given below? दिए हुए फिगर को देखकर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में बताना है। जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको पढ़ के, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कर्व ए इज सीन व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटेड, कर्व बी इज सीन व्हेन रिस्पॉन्स आर लिमिटेड, और k माइनस एन अपॉन k इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट थर्ड करेक्ट है, सेकंड थर्ड करेक्ट है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए ये जो हमें दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है कि जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती जाएगी, है ना, अनलिमिटेड होती जाएगी। इसका मतलब है जो रिसोर्स है वो लिमिटेड नहीं है, बहुत ही अनलिमिटेड पड़ा है, जितना चाहे उतना यूज करो और ग्रोथ करते जाओ। लेकिन अगर आप दूसरे को देखोगे तो दूसरा जो ग्रोथ कर्व है वो सिग्मोइड टाइप का दिख रहा है। पहले लैग फेज, लॉग फेज, फिर लैग फेज, फिर स्टेशनरी फेज आएगी, है ना। पहले धीरे से शुरुआत होगी, फिर एकदम से बढ़ जाएगी, और फिर क्या रेस्टिंग स्टेज यानी कि स्टेशनरी फेज आ जाएगी। तो अगर ये बात करोगे तो ये लिमिटेड रिसोर्स की बात में होती, तो ये मोर लॉजिस्टिक है, मोर रियलिस्टिक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वाला मोर लॉजिस्टिक रियलिस्टिक है, तो ये वाला, क्योंकि कोई भी इस अर्थ पर कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, एक ना एक समय बाद वो खत्म होने वाला है। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ कैसी होगी, सिग्मोइड होगी, ठीक है। तो इसके अनुसार ये देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट,
लिमिटेड रिसोर्स नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल सही, बी में लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप बात करोगे के माइनस एन तो ये गलत है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी होता है के, है ना। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिस्पेक्टिवली। अभी हम पुराने क्वेश्चन में देख के आए, ये ग्रीन हाउस गैस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने डायग्राम से पूछा जाता है कि मेन ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करेगा तो आपका मेन ग्रीन हाउस गैस जो होगी वो आपकी कौन होगी? आपकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे कि इन चारों के दिया होगा। ये वैसे बता दूं ये N2O है ना, N2O है और कितनी है? 6% है। तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका सी, है ना। तो ये देखिए, अगर मेन ग्रीन हाउस गैस की बात करेगा तो दो ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दो मेन ग्रीन हाउस गैस है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। द पॉपुलेशन विद द फॉलोइंग एज पिरामिड। अगर आप बात करोगे पिरामिड की, तो पिरामिड के अनुसार आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये पिरामिड दिया गया है, एज पिरामिड दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या है कि आपको तीन है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले, रिप्रोडक्टिव एज वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, है ना। तो इसके अनुसार अगर आप देखोगे इसका स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो हैं वो समान है ना, लगभग सेम। तो इसके अनुसार ये देखो, पहला बोल रहा है कि विल ग्रो एक्सपोनेंशियली नियर इन फ्यूचर, फ्यूचर में अचानक से वृद्धि होगी। दूसरा बोल रहा है विल ग्रो स्टडी इन द फ्यूचर, धीरे धीरे से वृद्धि होगी, है ना। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है लाइकली टू रिमेन्स स्टेबल इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या रहेगा, जैसा है वैसा स्टेबल ही रहेगा। और थर्ड बोल रहा है लाइकली टू डिक्लाइन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन में कमी हो जाएगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो वो फ्यूचर में स्टेबल रहने के लिए क्या करेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि दिख ही रहा है स्टेबल ग्रोथ कर्व है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गिवन फॉलोइंग बिलो इज द हाइपोथेटिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिफ्ट एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर वुड अप्रोक्सीमेटली बी। इन्होंने एक एनर्जी कर्व दिया है ना, एनर्जी कर्व दिया है और इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, एनर्जी लिखना भूल गए। तो ये रहा, ठीक है। तो ये आपका इतने प्राइमरी लेवल पे आपकी एनर्जी ये दी जानी थी, वो क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से हो नहीं पाया। चलिए तो मैं बता देता हूँ, यहाँ इतना जूल एनर्जी है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका प्रोड्यूसर, फिर ये है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर और ये है आपका टर्स। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे तो ये हम देखते हैं कि 10% एनर्जी लो, किसका है, 10% एनर्जी रूल लिंडमैन ने दिया था 1942 में। 10% एनर्जी रूल कहता है कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो टोटल एनर्जी का 10% ऊपर जाएगा, टोटल एनर्जी का क्या होगा, 10% ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा कितना, जूल, फिर इसके ऊपर जाएगा जूल, फिर इसके ऊपर जाएगा जूल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, एक और जीरो कम होगा आई थिंक। ठीक है, ये राइट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5000 जूल थी तो ऊपर 500, फिर 50, फिर 5, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे कौन पहुंचेगा, डी 50 जूल।
In the given pie chart showing the global biodiversity of vertebrates, the amphibians and the birds are respectively represented by। दिया हुआ टाइप आपका बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में डिफरेंट जो स्पीसीज हैं उनका बायोडाइवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन दिया है, कौन कितने % है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी एंड बी। डी जो है वो आपका क्या बताता है, एम्फीबियंस, और बी जो है वो आपको बताता है बर्ड्स। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करो, इन द गिवन पाई चार्ट शोइंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेट्स, ए रिप्रेजेंटेड बाय, ए रिप्रेजेंटेड होता है क्रस्टेशियन का, ठीक है। तो ये भी डायग्राम है, इसको याद रखना है। अगर बात करें अगला, इन द गिवन डायग्राम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये आपका जो है वो एक आपका क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक साइकिल है, पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल, उसका दिया हुआ डायग्राम है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं, डेट्रीटस एंड डिकम्पोजिशन। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द ट्रू अबाउट द गिवन फिगर, ये जो फिगर है ये किसका दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये हम जो इसके 3-4 क्वेश्चन और भी हैं आगे हमारे यूज़ होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ये डायग्राम छोड़ देते हैं, है ना, और वो एनसीईआरटी जितनी भी बार आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलता है, और नीट हमेशा रहता है एनसीईआरटी बेस्ड पे ही है, लेकिन हर बार कुछ नया नया लेकर आता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी है ही ऐसी, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। एक डायग्राम के नीचे से भी जो लाइन लिखी होती है उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये हम वहीं से लेकर आए। तो ये दिया हुआ डायग्राम किसका है, कारा का है ना, कारा का है। ए जो है उसका उगोनियम है, और जो बी है वो आपका क्या है, एंथ्रीडियम है ना। ए जो है वो आपका उगोनियम है, ये फीमेल पार्ट है, क्या है आपका फीमेल है ना, और ये आपका मेल पार्ट है एंथ्रीडियम, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कारा जो है वो आपका मोनोशियस प्लांट है। कारा क्या है आपका, मोनोशियस प्लांट, ठीक है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हम डिस्कस करेंगे, विच लेयर ऑफ द एंथर वॉल हेल्प्स इन इट्स डेहिसेंस। तो ये अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आती है आपकी अगर देखोगे तो 3 लेयर होती हैं। पहली वाली होती है एपिडर्मिस, दूसरी वाली होती है एंडोथीसियम, तीसरी लेयर होती है मिडिल लेयर, और लास्ट लेयर होती है टेपिटम, ठीक है, टेपिटम है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, अभी तो इन्होंने पूछा डेहिसेंस में मेनली कौन सी लेयर हेल्प करती है, तो वो आपकी एंडोथीसियम जो लेयर है वो डेहिसेंस में हेल्प करती है। ये आगे की जो तीनों लेयर है इनका काम प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्टिव की तरह तीनों एक साथ प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अंदर की जो लेयर होती है टेपिटम, उसका काम होता है जो ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है टेपिटम का काम क्या है। इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन, इसका काम है नरिशमेंट, और टेपिटम मल्टी और बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि टेपिटम मल्टी और बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोथीसियम यानी कि बी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।